हेलो बच्चों, कैसा है? आज हम पढ़ेंगे 18वीं सदी से पहले। 18वीं सदी से पहले फ्रांस। फ्रांस का जो समाज था मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता किसके पास थी? आर्थिक और सामाजिक सत्ता कुलीन कुलीन वर्ग और चर्च कुलीन वर्ग और चर्च के पास थी। इनका नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय, भारत की अगर हम बात करें, भारत में राजा राम मोहन राय, भारत में राजा राम मोहन राय, और इनके साथ कौन थे? इनके साथ थे डेरिजो। डेरिजो 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 थे, या इनको बोल सकते हैं, इनको क्या लिख सकते हैं? डेरोजियो। क्या लिख सकते हैं? डेरोजियो। डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। इन दोनों ने, राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने भी क्या किया? फ्रांसीसी समाज का उल्लेख किया। क्या किया? उल्लेख किया, उसके बारे में बताया। और भी बहुत सारे लोग क्रांतिकारी पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं में इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार तो थे, लेकिन वह चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। क्या हो? बदलाव धीरे धीरे हो। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, और क्या चाहते थे? कि बदलाव जो हो धीरे धीरे हो, धीरे धीरे। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे, जो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? बता सकता है कोई? उस समय में क्या मतलब था शब्दों का? राजनीतिक की इन धाराओं में क्या फर्क थे, और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी? जहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। यह बात आप ध्यान रखें, एक ही नहीं होता। 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे अगर, तो देखेंगे उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसके समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया जाएगा। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गए। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी क्या था? देखो, उदारवादी क्या था? उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या था? समाज परिवर्तन के समर्थकों के समूह उदारवादियों का था। समाज परिवर्तन के समर्थकों का एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर और समान जगह मिले। उदारवादी क्या चाहते थे? कि सभी वर्गों को बराबर सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था।
एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था कि उस समय यूरोप के देशों में एक ही धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ब्रिटेन की जो सरकार थी किसका समर्थन करती थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ऑस्ट्रिया और स्पेन किसके थे? कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। और शासन भी किसका? कुलीन वर्ग और चर्च का रहा। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी एक अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित था, एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासक और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल सत्ताधिकारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। किसके समर्थक थे बच्चे? महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के सकेंद्र का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका जो था, ये रूढ़िवादी कौन थे? रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। ये रूढ़िवादी जो था ये उदारवादी के भी खिलाफ था और ये रेडिकल सोसाइटी के भी खिलाफ था। कौन सा? जो रूढ़िवादी काफिला था। रूढ़िवादी काफिला दोनों के ही खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। क्रांति के बाद ये रूढ़िवादी भी फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को क्या करने लगे थे? स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं सदी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। जो परिवर्तन हो रहे थे उनके करते थे, उनके विचारों का विरोध करते थे। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानते थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए। अतीत को पूरी तरह बच्चे ठुकराया ना जाए। बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। जो बदलाव हो रहे थे उसकी प्रक्रिया क्या हो? उसकी प्रक्रिया धीमी हो, धीमे धीमे बदलाव हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए, बहुत एकदम खतरनाक। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों में इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अच्छा, औद्योगिक समाज कैसा था? औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कैसे थे? औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन समाज में सामाजिक परिवर्तन
भाई औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोटक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह दौर जो था किसका था? सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था, वो भी कैसे? गहनता के साथ। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे। क्या हो रहा था? कैसा समय था ये? जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों और आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया। औरतों को भी, बच्चों को भी और आदमियों को भी कहां ले आई? सबको कारखाने में लेके आ गई। नौकर बना दिया। क्या बना दिया? नौकर बना दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी। जैसे आजकल 12 घंटे की ड्यूटी होती है ना, 12-12 घंटे की लोग ड्यूटी करते हैं। तो काम के घंटे की यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम होती थी। उनको जो मजदूरी मिलती थी ना, वो क्या होती थी? वो बहुत कम होती थी। काम ज्यादा लिया जाता था लेकिन मजदूरी कम दी जाती थी। बेरोजगारी क्या थी? आम समस्या थी। बेरोजगारी एक आम समस्या हो गई थी। आम का सीजन आने वाला है ना, हाँ, तो बेरोजगारी आम समस्या हो गई थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल हो जाता रहा था। काम का साफ सफाई का काम भी बहुत मुश्किल हो जाता था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। भाई उदारवादी भी और रेडिकल समूह भी इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। बहुत सारे लोगों को इन्होंने नौकरी पे भी रख रखा था। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इस तरह के प्रयासों को क्या किया जाए? ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। भाई नागरिक क्या हो? पढ़े लिखे हों और स्वस्थ हों तो इस व्यवस्था का क्या किया जा सकता है? भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए। क्या मान्यता थी? यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए। क्या दी जाए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए। गरीबी को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए। जिनके पास पैसे हैं उनको क्या? बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े। समाज तरक्की कर रहा है, इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादियों और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। इनके इर्द गिर्द क्या हो गए थे? गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकार बनी, क्या बनी? यूरोप में कब? 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राजाओं के क्या करने लगे? तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को क्या मिले? समान अधिकार मिले। क्या मिले? सभी नागरिकों को समान अधिकार। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी, 1815 के बाद कौन हुए? इटली के राष्ट्रवादी हुए गिसेप्पे। क्या नाम है उनका?
गिसेप्पे। गिसेप्पे पूरा नाम लिखे इनका, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, गिसेप्पे मेजिनी नाम था इनका पूरा, क्या था? मेजिनी, गिसेप्पे मेजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। राजा के खिलाफ क्या है? साजिश रची थी, क्योंकि तख्ता पलट करना चाहते थे। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी संरचनाओं को पढ़ते थे। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का आना, यूरोप में क्या आ गया? यूरोप में राष्ट्रवाद का आना। यूरोप में राष्ट्रवाद का आना समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी ही थी। विचारधारा कैसी थी? विचारधारा समाजवादी थी। हल्ला क्यों कर रहा है रे? गोली मार दी जाएगी। तो दूरगामी दृष्टि कैसी थी? प्रदान करने वाली विचारधारा कैसी थी? समाजवादी थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। कैसा विचार था? जाना पहचाना विचार था। 19वीं सदी के मध्य में जाना माना विचार था। उनकी तरह बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी क्या थे? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी। निजी संपत्ति के विरोधी कौन थे? समाजवादी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी कि वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। ये समस्याओं की सारी जड़ यही है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। उसको क्या है? अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उसके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, अपना अपना सोचता है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो जाए, एक व्यक्ति की बजाय क्या हो जाए? एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज पर नियंत्रण हो जाए, पूरे समाज का नियंत्रण सामूहिक रूप से, तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए। क्या चलाए? अभियान भी चलाए, बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। भविष्य की क्या थी? एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। किसके विचार में दिलचस्पी थी? सामूहिक उद्यम, सामूहिक उद्यम, सामूहिक उद्यम में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, क्या नाम है उनका? रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट, ये लो भाई, अब ठीक है। रॉबर्ट ओवेन, ओवेन है भाई, ठीक है ना बच्चे? क्या है ये? ओवेन, मैन नहीं है, ठीक है? वैन, वैन चलती थी ना पहले, देखी वैन? अभी भी चलती है, अब बहुत कम हो गई है। तो
क्या नाम था इनका? ये उद्योगपति थे, बहुत बड़े जाने माने, और इन्होंने इंडियन अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना करने का क्या किया? प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामाजिक खेत नहीं बनाए जा सकते, बहुत बड़े खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरह से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। क्या चाहते थे वे? कि अपने तरीके से सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे अपनी तरह से। फ्रांस में लुई ब्लॉक, फ्रांस में कौन हुए? फ्रांस में हुए लुई ब्लॉक, फ्रांस में हुए लुई ब्लॉक। फ्रांस के लुई ब्लॉक ये क्या चाहते थे? कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। ये चाहते थे फ्रांस के लुई ब्लॉक। कोऑपरेटिव लोगों के समूह थे जो क्या करते थे? जो मिलकर चीजें बनाते थे, मिलकर क्या करते थे? चीजें बनाते थे, और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट देते थे। भाई जिस मनुष्य ने जैसा काम किया उसको उसी काम के हिसाब से पैसा बांट दिया। काम के हिसाब से जितना काम करोगे उतना पैसा आपको बांट दिया जाएगा। क्लियर होगी बात? कार्ल मार्क्स हुए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, फ्रेडरिक एंगेल्स इस दिशा में नए तर्क पेश किए। इन्होंने क्या किया? इस दिशा में नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। इनका क्या विचार था? कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। जो औद्योगिक समाज है कैसा है? पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से ही पैदा होता है। जो पूंजीवादियों का पैसा होता है वो किससे? मजदूरों की मेहनत से ही पैदा होता है। और मार्क्स का निष्कर्ष क्या था? इनका निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर अधिकार शासन को उखाड़ फेंकना होगा। और इनका विश्वास था खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। एक नया समाज बनाना पड़ेगा जिसपे क्या होगा? सामूहिक रूप से नियंत्रण होगा सबका। और उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। किसका नाम दिया इन्होंने? साम्यवादी समाज। इसको नाम दिया इन्होंने साम्यवादी समाज। और इनका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज का ही भविष्य का समाज होगा। कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का क्या होगा? समाज होगा। समाज के लिए देखो समर्थन। अब समर्थन की बात आई तो इसमें समर्थक कौन कौन थे? 1870 के दशक में आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया। कहां फैल गया? ये समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया। पूरे यूरोप में फैल गया। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई। किसके नाम से?
द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक संस्था बनाई। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय, जब भी उनको संकट आता, संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए संगठनों ने क्या किया? कोष की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कोष। भाई कुछ कोष इकट्ठा करने लगे ये, ताकि जो जरूरतमंद मजदूर भाई है हमारा, उसकी क्या करी जा सके? मदद करी जा सके। तो इस कोष की स्थापना की और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू किया कि काम के जो घंटों की क्या थी, टाइमिंग ज्यादा थी ना, उसको कम लाने के लिए क्या करने लगे? विरोध करने लगे और आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों से काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। संसदीय चुनाव में क्या करते थे? पार्टी की मदद भी करते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी भी मदद कर सके। 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने क्या किया? लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। लेबर पार्टी के नाम से उन्होंने क्या कर लिया? एक अपनी अलग पार्टी बना ली। और मरता क्या ना करता है ना, फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया। फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही एक पार्टी का गठन किया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। ये समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकार में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही बदलाव बना रहा दबदबा। किसका? उदारवादियों का, रेडिकल का और रूढ़िवादियों का क्या बना रहा? दबदबा। इनका ही दबदबा बना रहा। क्लियर हो गई बात? जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।